बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोमेरुलर डिसीज़ेज़ डिस्कस करने से पहले इस ये देख लेना कि उनकी किस-किस मैकेनिज़्म के थ्रू ग्लोमेरुलर डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो जो है ये पूरी रीनल पैथोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो मैं इसको कहूँगा, क्योंकि इसमें सारी पैथोजेनेसिस यानी कि वो मैकेनिज़्म उसमें मैं बताऊँगा कि जिन-जिन मैकेनिज़्म के थ्रू ग्लोमेरुलस की इंजरीज़ हो सकती हैं। इस वीडियो को बेशक दोबारा देखें, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है रीनल पैथोलॉजी को समझने के लिए। तो डिस्कस करते हैं कि ग्लोमेरुलर डिजीज़ेज़ की पैथोजेनेसिस क्या होती है? किस-किस मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो इंजरी डेवलप हो सकती है ग्लोमेरुलस के अंदर। सबसे पहला मैकेनिज़्म और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म जिसके थ्रू इंजरी हो सकती है ग्लोमेरुलस को, वो है इम्यून कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म। इम्यून कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म एक टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है। आपने जनरल पैथोलॉजी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़े होंगे कि होता क्या है कि कोई भी एंटीजन है, अब एंटीजन वो बॉडी का अपना एंटीजन भी हो सकता है और फॉरेन एंटीजन भी हो सकता है। तो कोई भी जब एंटीजन आता है उसको बॉडी एज़ अ फॉरेन एंटीजन कंसीडर करती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देती है। तो एंटीबॉडीज़ जाके एंटीजन से लगती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स जो है ना, इसको इम्यून कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को। तो इसकी फिर आगे डेपोज़िशन होती है ग्लोमेरुलस में, जिसकी वजह से डिज़ीज़ेज़ होती हैं। तो जो ग्लोमेरुलर डिज़ीज़ हैं उसमें क्या हो सकता है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, उसके यहाँ बॉडी के अपने टिश्यूज़ जो हैं, बॉडी के अपने एंटीजन्स उनको एज़ अ फॉरेन एजेंट कंसीडर करता है। उनको एंटीजन वो एंटीजन होते हैं इस केस में, और बॉडी उनके खिलाफ बॉडी का इम्यून कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडी बना देता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है बॉडी के अंदर। तो इसको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जाके ग्लोमेरुलस में डिपॉज़िट होगा। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स जब भी डिपॉज़िट होता है तो एक सिस्टम होता है बॉडी में, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स नॉर्मली प्रेज़ेंट होते हैं ब्लड के अंदर। 30 इनकी अमाउंट है, 30 तरह के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स बॉडी के डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, और कोई भी वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई भी फॉरेन बॉडी है या ऑटो इम्यून रिएक्शन में बॉडी के अपने टिश्यूज़ हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जाके जो है ये जब एक्टिवेट होगा तो आखिर में जो है ना, ये एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले C3 एक्टिवेट होता है, वो आगे बाकी को एक्टिवेट करता है C5 को, और C5 आगे C5 से C6 C7 C8 C9 को एक्टिवेट करके इसको जो है वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फिर आगे जो टिश्यूज़ हैं उनकी मेम्ब्रेन्स में पोर्स क्रिएट कर देता है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ये कोई टिश्यू है ना, इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स बना देगा, सुराख, जिनके थ्रू फिर उनकी परमिएबिलिटी जो ख़राब हो जाती है और डैमेज हो जाती है वो एंटीजेंस जो हैं। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉज़िट होने की वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा बॉडी का, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने से 2 काम होंगे। एक तो मैंने आपको बताया ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स मैक बन जाएगा। दूसरे नंबर पे न्यूट्रोफिल्स भी अट्रैक्ट होंगे। न्यूट्रोफिल्स होते हैं एक व्हाइट ब्लड सेल की टाइप है ब्लड में। ये भी जो है इन्फ्लेमेशन करवाते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी पे पहुँच के, और फिर उससे मैनिफेस्टेशंस होती हैं, ये इन्फ्लेमेटरी मैनिफेस्टेशंस न्यूट्रोफिल्स के आने की वजह से। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से मैक के बनने से और न्यूट्रोफिल्स के आने की वजह से ग्लोमेरुलर डैमेज हो जाता है, ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, यानी कि बॉडी के अपने टिश्यूज़ या कोई फॉरेन वायरसेस बैक्टीरिया उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, और फिर आगे इम्यून कॉम्प्लेक्स बने, वो डिपॉजिट हुए ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलर डैमेज हुआ। कौन कौन सी डिजीज़ इसको शो करती हैं? IgA नेफ्रोपैथी, ये एक तरह का नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। इसके बाद मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज करती है, इसमें भी यही मैकेनिज्म होता है। और लूपस नेफ्राइटिस एक SLE डिजीज़ होती है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, इसमें भी यही इम्यून कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ही होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के केस में ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स बनेंगे इम्यून कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट मेम्ब्रेन के अराउंड। अब ग्रैन्युलर डिपॉजिट क्या होते हैं कि ऐसे गुच्छे बने होंगे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके आसपास, या उसके जो सब एपिथेलियम के ऊपर, पोडोसाइट्स के ऊपर, या GBM और जो है वो एंडोथेलियल सेल्स कैपिलरी के उनके दरमियान में ऐसे ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स होंगे। तो ये आपने वर्ड नहीं बोलना। कोई भी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ आ जाती है तो आप ये पैथोजेनेसिस अगर लिख दें और साथ मॉर्फोलॉजी में लिख दें कि ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स हैं, तो इससे आपका क्वेश्चन इजीली कवर हो जाता है। तो ये थी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, इम्यून कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। इसके बाद देखते हैं कि और कौन सा मैकेनिज्म हो सकता है जिसके थ्रू इंजरी हो सकती है ग्लोमेरुलस को। तो वो है एंटी GBM, एंटीबॉडी इंड्यूस्ड मैकेनिज्म। अब ये है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या फ़र्क होता है टाइप 2 और टाइप 3 में, कि टाइप 2 में बॉडी के सिर्फ जो एंटीजेंस होते हैं जिनके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। एंटीजेंस जो है ना वो बॉडी के अपने टिश्यूज़ होते हैं, बॉडीज़ ओन टिश्यूज़।
उसमें बॉडी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में बॉडी के अपने टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, जबकि दूसरे फॉरेन वायरस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। इसमें सिर्फ बॉडी के अपने एंटीजन है, तो ये एक टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम बॉडी के अपने सेल्स को ख़त्म कर रहा है, एक ऑटो इम्यून रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा कि बॉडी के अपने एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। कौन से एंटीजन है? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैंने जब आपको बताया था कि ये ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर, ये कैपिलरी है, कैपिलरी के नीचे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे ये पोडोसाइट्स हैं, पोडोसाइट्स के बाद ये ग्लोमेरुलस है। तो जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन 2 चीज़ों से बनी होती है, टाइप 4 कोलाजन से और हेपारन सल्फेट से। तो ये जो टाइप 4 कोलाजन होता है जीबीएम में, इसकी नॉन कोलाजिनस डोमेन होती है अल्फा 3 चेन की। जो अल्फा 3 चेन है ना इसमें, उसको बॉडी जो है अपना फॉरेन एंटीजन कंसीडर करना शुरू कर देती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ये एंटीजन होता है अल्फा 3 चेन ऑफ टाइप 4 कोलाजन इन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसके खिलाफ जब एंटीबॉडीज़ बनेंगी, इस एंटीजन के खिलाफ, तो उससे इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे और फिर यही इम्यून कॉम्प्लेक्स जीबीएम में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में। इधर ये बात याद रखनी है, पीछे इम्यून कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म में आपको बताया था ना कि ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि ऐसे गुच्छे सा बना होता है। इसमें लीनियर डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि एक लाइन में ऐसे डिपॉजिट बने होंगे। ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, तो ऐसे एक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे एक लीनियर लाइन फॉर्म में। तो ये आपने याद रखना है कि इसमें लीनियर डिपॉजिट्स होते हैं कॉम्प्लेक्सेस के जीबीएम में। वो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे लीनियर डिपॉजिट्स शो हो रहे हैं, तो कौन सी डिजीज मैकेनिज्म? तो वो एंटी जीबीएम एंटीबॉडी में ही सिर्फ लीनियर डिपॉजिट्स होते हैं। दो ही सिर्फ इस मैकेनिज्म में डिजीज, दो डिजीज ये मैकेनिज्म शो करती हैं, एक गुड पास्टर सिंड्रोम है और एक एंटी जीबीएम डिजीज है। तो इसमें आपने जो एंटी जीबीएम एंटीबॉडी इंड्यूस्ड मैकेनिज्म में जो याद रखनी है ना बात, वो ये है कि ये लीनियर डिपॉजिट्स होंगे जीबीएम में। अब ये जीबीएम है, इसमें इधर इधर लीनियर डिपॉजिट होना शुरू हो गया, तो जीबीएम दो में डिवाइड हो गई है, यानी डबल जीबीएम, डबल हो गई है जीबीएम। दरमियान में अगर लीनियर डिपॉजिट्स आ गए हैं, तो एक पार्ट ऊपर आ गया, एक पार्ट नीचे। इस तरह के अपीयरेंस को कहते हैं ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। ये भी आपने वर्ड नहीं भूलना, एग्जाम्स में क्वेश्चन में ये वर्ड यूज हो सकता है कि आपने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की ग्लोमेरुलस की, तो ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस नजर आई जीबीएम के अंदर, तो वो ये मैकेनिज्म होगा। तो अगला आखिरी मैकेनिज्म देखते हैं जिसके थ्रू ग्लोमेरुलर की इंजरी हो सकती है, वो होता है साइटोकाइन मीडिएटेड मैकेनिज्म। साइटोकाइंस क्या होते हैं? इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे इंटरल्यूकिन्स हो गए या ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर हो गया। ये इस तरह के सेल्स जो इन्फ्लेमेशन करवाते हैं और इन्फ्लेमेशन करवा के बॉडी के इम्यून सिस्टम में मदद करते हैं, वो इनको साइटोकाइंस कहते हैं। और टी सेल्स ये प्रोड्यूस करते हैं, जो बॉडी के टी सेल्स हैं। अब कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं, उनमें साइटोकाइंस ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जब साइटोकाइंस मिसाल के तौर पे हॉजकिंस लिम्फोमा, ब्लड का जो एक कैंसर होता है हॉजकिंस लिम्फोमा, इसमें साइटोकाइंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं टी सेल से। या इन्फेक्शन है कोई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, या जीआईटी का कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, इनके केसेस में भी टी सेल इंक्रीज साइटोकाइन प्रोड्यूस कर रहा है ताकि उस इन्फेक्शन को इन्फ्लेमेशन के थ्रू मारा जा सके। तो जब ज़्यादा साइटोकाइंस प्रोड्यूस होंगे, तो ये साइटोकाइंस क्या करते हैं कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, उसके चार्जेस, जो नेगेटिव चार्जेस हैं उसके ऊपर, उनके चार्जेस, वो नेगेटिव चार्ज को लूज़ कर देते हैं, लूज़ करवा देते हैं और वो न्यूट्रल हो जाती है। ये देखें, ये कैपिलरी, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये नीचे पोडोसाइट्स आ गए और ये ग्लोमेरुलस आ गया। अब ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, हमने कहा था इस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं ताकि वो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो ब्लड में होते हैं उनको रिपेल करते हैं, वो लीक नहीं करते यूरिन में। अब साइटोकाइंस जो प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि इसकी जो एक कंपोनेंट था हेपारान सल्फेट, हेपारान सल्फेट नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट है। ये यही इसी हेपारान सल्फेट की वजह से जीबीएम का नेगेटिव चार्ज है। तो साइटोकाइंस ने इसकी हेपारान सल्फेट की एक्सप्रेशन को कम कर देते हैं, इसको कम कर देते हैं जीबीएम में, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं और ये जीबीएम न्यूट्रल हो जाती है। जब ये न्यूट्रल होगी, तो प्लाज्मा प्रोटीन, स्पेसिफिकली एल्ब्यूमिन, जो सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन है, वो रिपेल नहीं होगा, वो लीक करके यूरिन में आ जाएगा। एल्ब्यूमिन लीक्स इनटू यूरिन। जब यूरिन में सिर्फ एल्ब्यूमिन आ रहा हो, एल्ब्यूमिन सबसे छोटा प्रोटीन है, इसके अलावा ग्लोबुलिन भी होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो ब्लड में होते हैं, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन एक बड़ा प्रोटीन है। तो अगर सिर्फ एल्ब्यूमिन आ रहा हो यूरिन के अंदर, तो उसको कहते हैं सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। अगर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, बाकी और सारे जो हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन्स आ रहे हो, तो अगर वो भी लीक हो रहे हो, वो सीवियर डैमेज अगर हुआ हो ग्लोमेरुलस को, तो उसमें वो भी लीक होंगे, तो उसको नॉन सेलेक्टिव कहेंगे। साइटोकाइन मीडिएटेड डैमेज में सिर्फ एल्ब्यूमिन लीक होता है, तो इसको सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया कहते हैं। डिजीज़ जो है शो करती इस पैटर्न ऑफ इंजरी को, वो है मिनिमल चेंज डिजीज़। इस मिनिमल चेंज डिजीज़ में ये नेगेटिव चार्जेस लूज़ हो जाते हैं और सिर्फ सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है।
तो ये 3 मैकेनिज़म्स थे जिनके थ्रू ग्लोमेरुलर इंजरी कॉज़ हो सकती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है इस पूरे रीनल पैथोलॉजी की सीरीज़ की। इसको बार-बार देखें। अगर आपने इस पे ग्रिप हासिल कर ली तो किसी भी डिज़ीज़ की आप पैथोजेनेसिस खुद लिख सकते हैं और उसकी मॉर्फ़ोलॉजी भी लिख सकते हैं।